वेलकम टू द वीडियो गाइज। आज आपका यहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस वीडियो में मैं खुद को चैलेंज देने वाला हूँ कि मैं आपको 1 आवर में रिएक्ट सिखा पाऊंगा कि नहीं। ओके, इसमें दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैं और एक आप, बिकॉज मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूँगा, आप इस चैलेंज में मेरे साथ रहोगे एंड एट द एंड आप मुझे रिव्यू दोगे कि यार मैं आपको सिखा पाया कि नहीं। इससे ये भी होगा कि आप 1 घंटे में रिएक्ट सीख जाओगे जितना कि आप एटलीस्ट एक ऐप बना पाओ। ओके, सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, मैंने टाइम देख लिया है एंड कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो रिएक्ट सीखने के लिए पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बेसिस के ऊपर वो सब कुछ आता है, बट जावास्क्रिप्ट हमें आती नहीं है। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। ओके, हम ट्राई करेंगे तो सिखाने के लिए, ठीक है। और देखो हमारा सब कुछ चालू है, कम ऑन लेट्स गो हियर। पहली बात, रिएक्ट का कोई भी ऐप बनाना है आपको, फिर जावास्क्रिप्ट रन भी करना है, तो आपको लगेगा ये Node.js। आपको इस डॉक्यूमेंटेशन पे आना है एंड Node.js आपके लिए सिस्टम में डाउनलोड करना है। अब जैसे ही Node.js डाउनलोड करोगे तो Node.js आपके पास एक नोड पैकेज मैनेजर लाएगा। अब ये नोड पैकेज मैनेजर क्या है? नोड पैकेज मैनेजर आपके सिस्टम के अंदर नोड पे चलने वाले पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हेल्प कर देता है। फॉर एग्जाम्पल नोडबॉर्न, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यार, एक्सप्रेस वगैरह, जो भी नोड पे पैकेज है वो मैनेज करने के लिए हेल्प होता है। ओके, ये है हमारा वीट जिसके थ्रू हम रिएक्ट ऐप बनाएंगे। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कमांड। मैं npm के साथ जाना चाहूँगा, मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा। ओके, आई कम हियर एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसा फोल्डर खोलना है जहाँ पे आप अपना रिएक्ट ऐप इंस्टॉल, मतलब रिएक्ट ऐप्स क्रिएट करोगे। अभी देखो ऑलरेडी 1 मिनट हो गया है और हमें करना है आगे बढ़ो। तो मैं बोलूँगा आप उस फोल्डर में आओ जहाँ पे आप रिएक्ट ऐप बनाना चाहते हो। Ctrl L टाइप करो, CMD करो, आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ओके, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ओके, सो कुछ ऐसा है। अब मैं यहाँ पे वो कमांड पेस्ट करता हूँ Ctrl V देके, तो ठीक है, npx create वीट एड्रेस लिस्ट किया। ओके, मैंने एंटर कर दिया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा ये मुझे कुछ पूछेगा, येस करेगा। ओके, अभी मुझे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सो मैं बोलूँगा रिएक्ट ट्यूटोरियल ओके इन ओहन। ओके गाइज, हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। अब ये पूछेगा कि सेलेक्ट द फ्रेमवर्क, तो मैं रिएक्ट फ्रेमवर्क चूज़ करूँगा। टाइपस्क्रिप्ट के साथ अभी नहीं जाएंगे, बट अगर आप चाहते हो कि मैं रिएक्ट के साथ एक रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट वाला वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। हम जावास्क्रिप्ट के साथ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट एंटर कर रहा हूँ एंड देन दैट्स इट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, cd रिएक्ट ट्यूटोरियल 1 आवर करेंगे। ओके, अब ये पूछ रहा है कि npm इंस्टॉल करो, बिकॉज अभी क्या होगा, अभी रिएक्ट के कुछ पैकेजेस है वो इंस्टॉल करेगा, बट हम लोग क्या करेंगे, इस फोल्डर में इस ऐप को पहले तो हम लोग VS कोड में खोलेंगे। तो उसको VS कोड में खोलने के लिए हमें क्या करेंगे, कोड डॉट करना पड़ेगा। ओके, अभी कोड डॉट जैसे ही करेंगे VS कोड में अपना ऐप खुल जाएगा। ओके, दिस इज समथिंग, इसको क्लोज करेंगे। ओके, नाउ दिस इज आवर एप्लीकेशन। मैं इसको और थोड़ा जूम कर सकता हूँ आपके लिए। ओके, नाउ लुक एट दिस। ओके, चीज़ कैसी है मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्ट वीट क्या करता है पता है, वीट ना बहुत सारे ऐसे पैकेजेस ऑलरेडी आपके सिस्टम में रजिस्टर्ड रखता है। आपको सिर्फ एक कमांड रन करना पड़ता है टर्मिनल पे, npm i या फिर npm इंस्टॉल। इससे क्या होगा कि जो भी आपके इसमें जो पैकेजेस है, ओके, जो मंगाने हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो कम से कम पैकेजेस आपको लगने वाली है रिएक्ट ऐप चलाने के लिए, वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हम npm इंस्टॉल करते हैं एंड तब तक हम लोग इस रिएक्ट ऐप के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्विकली। ठीक है, अभी हमारे पास ऑलरेडी 2-3 मिनट खत्म हो गए। ओके, तो देखो एक पब्लिक फोल्डर होता है। ओके, ये पब्लिक फोल्डर बहुत प्यारा फोल्डर है, इसके अंदर आप अपने एसेट्स रख सकते हो। ओके, एसेट्स रख सकते हो जैसे कि आपके इमेजेस वगैरह या फिर कुछ और आप इसमें रख सकते हो। ओके, दूसरा आता है ये सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोर्स फोल्डर में हमारा जो भी कोड है वो होगा। वी विल कम बैक टू इट लेटर। ओके, अब गेट इग्नोर ये ऐसी फाइल है जिसके अंदर वो चीज़ें लिखी होती है जो हमें गेटअप के ऊपर पुश नहीं करनी। ओके, ESLint कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली ESLint अभी आप नहीं समझोगे तो भी चचा, रिएक्ट का इतना पार्ट नहीं है। index.html, ये index.html बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज index.html इज द ओनली HTML दैट इज गोइंग टू बी रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, अब रिएक्ट क्या होता है ना, आप जैसे प्लेन जब आप कोई भी वेब पेज बनाते हो तो प्लेन वेब पेज कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत सारा HTML का कोड लिखते हो, फॉर एग्जांपल होम पेज का HTML का कोड, अबाउट पेज का HTML का कोड, आप कॉन्टैक्ट पेज का HTML का कोड आपने लिख लिया। ओके, अब इसमें जो नैवबार है, तीनों में भी सेम नैवबार है, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें एक में चेंज करना है, एक होम पेज के आपको नैवबार में एक चीज़ आपने चेंज की, देन आपको क्या करना पड़ता है, वो सेम कोड यहाँ पे भी पेस्ट करना पड़ता है, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे भी कोड करना पड़ता है। तो ये सब बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड होता है। इसका मतलब क्या, आपका नैवबार एक कंपोनेंट हो गया, आपका हीरो सेक्शन एक कंपोनेंट हो गया, आपका फूटर एक कंपोनेंट हो गया। तो इन केस मेरे ऐप में कितने भी पेजेस हो, मैं सिर्फ एक कंपोनेंट को कॉल कर सकता हूँ एंड मेरा पूरा का पूरा कोड वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, आप समझ गए। रिएक्ट क्या है, टुकड़े मतलब कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है,
आपका हेडर एक कंपोनेंट हो जाता है, आपका हीरो सेक्शन एक कंपोनेंट हो जाता है, वैसे कंपोनेंट वाइज डिवाइड है। तो अगर मुझे मेरे कोई ब्लॉग पेज के ऊपर अगर मेरा नया बार चाहिए, ठीक है, मेरे कोई ब्लॉग पेज के ऊपर मेरे को अगर मेरा नया बार चाहिए, तो मुझे वो नया बार का कोड कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक रिएक्ट का कंपोनेंट कॉल करूँगा एंड कर दूंगा, ठीक है। ये बेसिक समझो, कंपोनेंट कैसे कॉल करते हैं मुझे पता है, आपको नहीं पता, और मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, हम सीखने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। हम अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो index.html सिर्फ एक HTML फाइल होती है रिएक्ट ऐप के ऊपर, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं, हम आएंगे इसके ऊपर बहुत, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है, ठीक है। ये पैकेज log.json, अभी इसको छोड़ो, पैकेज.json इज लाइक रजिस्टर्ड कि आपके सिस्टम में आप, ठीक है, आप लाइक समझो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं ना उसको आप नोट करते हो कि मेरे घर में ये चीज़ है, तो ये एक रजिस्टर बन गया। या फिर आप एक आपका लाइक आप एक क्लासरूम में हो, ठीक है, ओके, आप एक क्लासरूम में हो, बट आपके टीचर्स को पता है ना अटेंडेंस के लिए रजिस्टर लगता है कि ये बच्चा है, तो दिस इज समथिंग, ओके। हाँ, अभी पैकेज.json वो है, इसमें सब कुछ चीज़ें छिपी होती है, लाइक इसके पास स्क्रिप्ट्स होती है कि डेव स्क्रिप्ट से क्या हो, क्या कौन सी कमांड मेरी रन हो, बिल्ड स्क्रिप्ट से कौन सी कमांड रन हो, ओके। हम npm रन डेव करते हो तो ये कमांड रन होती है एंड स्टार्ट होता है, मैं सब बताऊंगा। डिपेंडेंसीज मतलब कुछ ऐसी बाहर की चीज़ें जो आपके ऐप को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, ओके, ये बात समझे। एक ऐसी चीज़ें, ओके, फॉर एग्जांपल मसाले, आपके खाने में मसाले लगते हैं, ओके, तो मसाले आपकी डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, ओके, वो बोलती है हमें डिपेंडेंसीज, ठीक है, ओके। सो जैसे कि ये रिएक्ट जो है डिपेंडेंसी है, रिएक्ट डिपेंडेंसी, वो अगर मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा तो मेरा रिएक्ट ऐप चल नहीं पाएगा। रिएक्ट डॉम एक डिपेंडेंसी है, ठीक है, ओके। फिर डेव डिपेंडेंसीज क्या है, ये भी डिपेंडेंसीज ही है, लेकिन ये ऐसी डिपेंडेंसीज है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएगी, ओके, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएगी। और ये जो डिपेंडेंसीज है, इसका मतलब क्या, ये डिपेंडेंसीज मुझे मेरा रिएक्ट ऐप, मेरे कंप्लीट रिएक्ट ऐप में डेवलपमेंट प्रोडक्शन इसमें काम आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन में भी काम आएगी। लेकिन डेव डिपेंडेंसी मतलब क्या, सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे ही काम आएगी। सो वी हैव स्टडीड पैकेज.json जो एक रिएक्ट का अच्छा पार्ट है। फिर एक readme.md, आपको पता है ये readme फाइल्स किसके लिए यूज होती है, अगर नहीं पता तो आप पता है गिटहब पे डॉक्यूमेंटेशन देखते हो कोई भी रेपो ओपन करने के बाद कि ऐसे इंस्टॉल करो। सो फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज वी यूजुअली यूज readme वीट config.json, अभी क्योंकि वीट अपना पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर हो रहा है तो उसका वीट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नथिंग एल्स, ओके। अब मेन बात आती है कहाँ पे, रिएक्ट ऐप में। अब आपने देखा जब मैंने पहले ही जब इस VS कोड को खोला था, मतलब इस ऐप को जब मैंने VS कोड को खोला था तब ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक रजिस्टर होता है, ये प्रेजेंट वो प्रेजेंट, तो इसमें ना ये बच्चों के नाम है कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। अब जब मैं npm इंस्टॉल, ये जब मैंने कमांड यहाँ पे रन किया ना, तो क्या हुआ, ये बच्चों को बुलाना चालू कर दिया। मतलब क्या, अगर आप टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में समझे तो इसने जो भी रिक्वायर्ड, ये सब पैकेजेस के नाम है, ठीक है, मेरे पैकेज और जैसे ये भी सब पैकेजेस के, ये इसने इंस्टॉल करने का काम किया। एंड ये कहाँ पे आ गए, देखो ये बाहर से यहाँ पे आपके नोड पैकेज मैनेजर ने ये इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया, ओके, यहाँ पे बुलाया, ठीक है। देखो आपके स्टूडेंट्स कैसे बेंचेस के ऊपर बैठे हैं, देखो, ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, ओके, कूल, ओके। हम इसको क्लोज कर देते हैं, ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फाइल ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये सोर्स फाइल जिसमें आपका पूरा का पूरा कोड होगा, उसमें से main.jsx इज समथिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। अब main.jsx में जो इतना पार्ट है ना, दैट इज रियली मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। अब मैं बताता हूँ रिएक्ट का एक्चुअल वर्किंग क्या होता है। रिएक्ट क्या करता है, एक डिव में ही आपका पूरा का पूरा रिएक्ट ऐप चलाता है, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा डिव है। तो ये जो आपका HTML का टेम्पलेट आप देख रहे हो, जस्ट फोकस ऑन दिस गाइस, ओके। ये रिएक्ट का पेज, HTML का पेज देख रहे हो, ये आपका एक नॉर्मल HTML का पेज है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ डिव है ना, ये डिव, उसमें आपका पूरा का पूरा रिएक्ट ऐप दिखेगा, चाहे वो सिंगल पेज हो, मल्टी पेज हो, कुछ भी, मतलब के मल्टीपल पेजेस, ओके। तो वो यहाँ पे दिखेंगे। सिर्फ ये डिव है जिसका आईडी रूट है ना, उसके अंदर वो डायनामिकली हो जाएगा, ठीक है, डायनामिकली रिएक्ट ऐप दिखाएगा। लेकिन डायनामिकली कैसे दिखाएगा, उसका कोड आपके दूसरे फाइल में है, ठीक है। सिर्फ याद रखना, डिव पूरे इस डिव जिसका आईडी रूट होता है ना, उसके अंदर मेरा रिएक्ट ऐप पूरा का पूरा दिखता है हमें। इस डिव के अंदर मेरा पूरा का पूरा रिएक्ट ऐप होता है, ओके, ओके, कूल। अब ये जो बात है ना, ये यहाँ से चालू हो जाती है, कैसे, अब मेरा main.jsx है, वो मेरे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, main.jsx। अब इसमें ना, इसने देखो क्या क्या किया, मैं बता रहा हूँ।
इसमें कह रहे हैं पहले स्ट्रिक्ट मोड इंस्टॉल किया। अभी के लिए आपको स्ट्रिक्ट मोड ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई गेस वी आर रनिंग लाइक 10 मिनट्स हो गए। ओके, फटाफट करते हैं। ये क्रिएट रूट बेसिकली पैकेज है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ मेन चीज़ के ऊपर ध्यान देना। मेन चीज़ क्या है, इसने एक इंडेक्स और CSS इंपोर्ट की, इसने app.jsx इंपोर्ट किया। अब app.jsx क्या है, तो क्या, तो JSX मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है। ओके, फॉर लाइक JS मतलब क्या, जावास्क्रिप्ट। ओके, JSX मतलब जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन। अब इसमें फ़र्क क्या है, JS में आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, बट JSX में पावर क्या पता है, JSX में आप जब कोई फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करते हो ना, मतलब आप एक फंक्शन से HTML रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। JSX मतलब आप एक HTML, जो फंक्शन आपका HTML रिटर्न करने के कैपेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कुछ ऐसा लिखूँ, कॉन्स्ट ऐड इज इक्वल टू, और मैं A और B को लूँ, और मैं इसमें ना इसमें क्या, इसमें रिटर्न क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं A+ भी रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, तो ये कोड मेरा चलेगा। ओके, ये कोड मेरा चलेगा, ठीक है। ये JS में चलेगा, ठीक है, JS में चलेगा, ये JS की पावर है। लेकिन अगर वही मैं इस कोड में ऐसा कुछ div रिटर्न करूँ, या फिर मैं इसमें H1 रिटर्न करूँ, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब करके, तो ये क्या होगा, मेरे जावास्क्रिप्ट, ये मेरा JSX रिटर्न हुआ, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन JS एंड JSX। इज इट क्लियर? मेरे को कोई वांदे नहीं चाहिए, मैं बाद में आपको वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जब हम जाएंगे तब, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया बिटवीन JS एंड JSX। अब बात क्या हो रहा है बताए, अब देखो, एक क्रिएट रूट करके एक एलिमेंट है, बेसिकली एक फंक्शन बेसिकली कॉल हो रहा है यहाँ पे फंक्शन, जो हमारा स्टैटिक क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला होता है ना, उस पर थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। हम लोग क्या करें, डॉक्यूमेंट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारा जो ब्राउजर हमें पता है ना प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट। ओके, इसमें क्या किया, इसने क्या किया डायरेक्टली document.getElement by ID, मतलब इसने इस ID को चूज किया। ओके, इस ID को चूज किया, मतलब मेरा HTML पेज है, इसके ऊपर एक div है जिसके पास ID है। तो इस कोड ने क्या किया, इसने डॉक्यूमेंट में इसने चेक किया कि इसमें ऐसा मुझे एलिमेंट दो डॉक्यूमेंट जिसके पास ID रूट है। तो डॉक्यूमेंट ने बोला कि मेरे पास एक div है जिसका ID रूट है, तो इसने इसको ये करके दिया। अब मैं अभी ये क्या बोल रहा है कि डॉट रेंडर, मतलब इस चीज में रेंडर क्या करो, ये ऐप। ओके, ये ऐप, और ये ऐप कहाँ से आ रहा है, मेरे इस फाइल से आ रहा है, ठीक है। ये मेरा बेसिक हो गया। अब मुझे पता है आपको बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझो, अभी क्रिएट रूट, ये सब ना क्रिएट रूट करके एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे, और ये क्रिएट रूट कुछ अलग काम कर रहा है। देखो यहाँ पे, ये इतना ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं, आपको इतना समझना है कि ये कोड क्या कर रहा है, ये इस आईडी को टारगेट कर रहा है, ठीक है, इस आईडी को टारगेट कर रहा है। एंड यहाँ पे क्या रेंडर हो रहा है, रेंडर मतलब क्या, शो कर रहा है, उसमें अपेंड कर रहा है, ठीक है। रेंडर हो रहा है मेरा पूरा का पूरा ऐप। अभी मैं स्ट्रिक्ट मोड हटा भी दूँ ना, नो वरीज, ठीक है, और उसकी कुछ वैल्यू नहीं है इतनी ज़्यादा, मैं उसकी भी थोड़ी सी वैल्यू है, लेकिन मैं वो इतना ज़्यादा अपने को इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट के टाइम पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ स्ट्रिक्ट मोड मतलब हमें कुछ स्ट्रिक्ट कैपेबिलिटीज़ देता है यूज़ करने के लिए। अभी टाइम रनिंग चल रहा है, मेरे को उसके ऊपर बहुत ध्यान है। अब हमारा ऐप, ओके, ये ऐप, ठीक है, ये ऐप आपका दिख रहा है, ठीक है, इतना, और ये जो लिखा है ना तरीका, उसको बोलते हैं कंपोनेंट को दिखाना। रिएक्ट में आप कोई भी कंपोनेंट दिखा दो, फॉर एग्जांपल आपने हेलो नाम का कंपोनेंट बनाया, फिर नयाबाद नाम का कंपोनेंट बनाया, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते नयाबाद, क्यों, ये तो वेरिएबल का नाम हो गया, वो तो पूरा वेरिएबल का नाम भी नहीं है, सिर्फ आपका टेक्स्ट है, ठीक है। तो नैव कैसे दिखोगे आप, आपको नैव को जब लिखाना होता है तो आपको ऐसे ओपन वाला टैग, ठीक है, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, ठीक है, और एंड में एक ये, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हेलो, ठीक है, एक लेसर देन साइन, एक ग्रेटर देन साइन, एंड एक ग्रेटर देन साइन के पहले वही एक स्लैश ऐड कर देना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल क्लोजिंग टैग। ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल क्लोजिंग टैग। ओके, और ओके फॉर द कंपोनेंट ऐसे बोल सकते हो, ये कंपोनेंट दिखाने के लिए काम आता है। ओके, और बेसिकली क्लोजिंग टैग कैसे होते हैं, अल्सा फॉर डिव एग्जांपल किया, अब ये देखो, ये यहाँ पे चालू हो रहा है बट, और ये यहाँ पे बंद हो रहा है, बट कंपोनेंट को जब हम लिखते हैं ना तो हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या, ये चालू हो रहा है, कंपोनेंट का नाम लिखा, एंड एंड हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, तो आपको समझा कि ये कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है। अब ये कंपोनेंट क्या होता है भाई, कब से कंपोनेंट कर रहे हो, आपने कुछ तो चीज़ यहाँ से मंगाया और यहाँ पे लिखाया, वो इतना समझ में आया। ओके, इतना समझ में आया आपको, कम ऑन लेट्स गो अहेड। ओके, देखो अब यहाँ पे ना आपकी कुछ मेन फाइल्स है, लेकिन मैं सबसे पहले वो कंपोनेंट के पास आता हूँ। ओके, दिस इज समथिंग, ये हमारा कोड है। ओके, और कंपोनेंट के पास जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिएक्ट ऐप जो हमने अभी जो एक टेम्पलेट क्रिएट किया वो चलता कैसे है, ठीक है।
तो फॉर दैट हम npm run dev टाइप करेंगे। ओके, मुझे पता है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, अगर स्लो में आपको वीडियोस चाहिए ना तो ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर है भाई, बट दिस इज़ रियली चैलेंजिंग एंड बहुत अमेजिंग में हम लोग 1 घंटे में सीखने वाले गाइस, जस्ट इमेजिन। ओके देखो मेरा रिएक्ट ऐप ना कभी भी ना 5173 इस पर चालू हो जाता है, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं कंट्रोल और एंटर करके इसको डायरेक्टली ओपन भी कर सकता हूँ। ओके, तो देखो मेरा रिएक्ट ऐप कुछ ऐसे दिखता है और इसमें एक बॉयलर प्लेट कोड है। देखो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो कैसे हो रहा है, तो दिस इज़ अ बॉयलर प्लेट कोड। ओके, अब इसको रिएक्ट ऐप को चालू कैसे करते हो आपने देख लिया, npm run dev। ओके, तो जैसे ही मैं npm run dev क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि package.json के अंदर npm run और dev के बाद में जो भी स्क्रिप्ट है ना ये एग्जीक्यूट हो रहा है मेरे टर्मिनल में एंड हमारा ऐप दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है और ये मतलब होता है इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेट्स क्लोज इट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इस पेज को भी बंद कर देता हूँ, मैं अभी app.jsx बता रहा हूँ क्योंकि एट द एंड app.jsx क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। मैंने क्लोज किया। ओके, अब मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, कॉन्स्ट ऐप नाम का एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, एक एसिंग, ओके नॉट एसिंग, एक एरो फंक्शन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एरो फंक्शन कैसे बनाते तो कुछ ऐसे बनाते हैं। ओके, एक एरो फंक्शन बन गया। ओके, अब इस एरो फंक्शन में मैं एक अभी एरो फंक्शन है। ठीक है, अब इस एरो फंक्शन में क्या रिटर्न कर सकता हूँ, मैं एक रिटर्न करता हूँ ht1 क्योंकि h1 हेलो वर्ल्ड। ओके, तो देखो मेरा फाइल का नेम क्या है, app.jsx। इसका मतलब मैं रिएक्ट को बता रहा हूँ कि रिएक्ट मेरे भाई मेरी बात सुन, इस ऐप नाम .jsx में जो भी चीज़ है ना वो एक jsx रिटर्न कर रहा है। एंड jsx मैंने पहले ही आपको बताया कि jsx का मतलब क्या होता है, jsx मतलब क्या होता है मेरे भाई, jsx मतलब html ही होता है। ठीक है, ओके, बट इसको यूजुअली बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, JS एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे मतलब JS मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, और ये बेसिकली क्या होता है आपके समझने के लिए, ये होता है एक HTML। ओके, HTML ही होता है जो कि रिटर्न होते रहता है, सिर्फ रिटर्न में सिर्फ HTML रिटर्न होता है, इसलिए उसको JSX बोलते हैं, इतना आप समझ सकते हो। अब ये भी जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, ओके, ये जो फंक्शन है मुझे ये इस फंक्शन को ना मेरे इस फंक्शन को मुझे ये इस फाइल में भेजना है। ओके, तो मुझे अगर इस फंक्शन को इस फाइल में भेजना है तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपोर्ट करने के 2 तरीके हो जाते हैं। कैसे, एक तो मैं एक्सपोर्ट कर दूं डिफ़ॉल्ट ऐप। अब इससे क्या होगा कि main.jsx में मुझे ऐप को ऐसे इंपोर्ट करना का, इंपोर्ट ऐप। अभी देखो सजेशन भी देता है। ठीक है, अगर आपको सजेशन नहीं चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंपोर्ट ऐप का नाम बराबर लिखो फ्रॉम ./app.js ऐप, इतना भी लिखोगे ना तो आपका चल जाएगा। लेट्स चेक कि हमारा ऐप चल रहा है कि नहीं। मैं npm run dev टाइप करता हूँ एंड वी कैन सी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड देखो हमारा ऐप चल रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, लुकिंग कूल राइट, लुकिंग कूल। ओके, ठीक है, अब हमारा ऐप चल रहा है यहाँ पे। इन दिस केस अब मेरा एक दूसरा तरीका होता है। कैसे, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे भी मैं ऐसे डायरेक्टली कर दूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप। अब इससे क्या होगा बताए, अब जैसे मैं इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा था तो इसका मतलब क्या होता है, मैं मेरी रिएक्ट फाइल को बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा आगे का नाम है ना उससे जो भी कॉल करेगा वो बराबर इस टाइम पे, मतलब ऐसे अगर कोई कॉल करेगा ना ऐसे डिफ़ॉल्ट तुम इंपोर्ट कर जाओ। मतलब अगर तुम्हारा ये नाम लेगा, ये नाम, तो तुम पूरा का पूरा अपना ऐप दिखा दो। बट इस केस में अब आप देखोगे कि मैंने जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किया, ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किया एंड इस पेज पे गया तो ये मेरे को यहाँ पे ये दिखा रहा है ब्लैंक पेज। और मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ या फिर मेरा ऐसे राइट करके कंसोल ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट। ओके, इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ तो आप देखोगे इसमें क्या दिखाया कि रिक्वेस्टेड मॉड्यूल सोर्स app.jsx डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट कोई एक्सपोर्ट नेम प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, मैं इसको यूज़ करूँगा कुछ ऐसे लाइक ऐप। अब ऐप नाउ अगर आप देखोगे, ओके नॉट लाइक दिस, तो मेरा हेलो वर्ल्ड रन हो गया। बट यूजुअली हमें कभी भी रिएक्ट के फंक्शंस को डिफ़ॉल्ट ही एक्सपोर्ट करने चाहिए। ओके, और मैं इसको ऐसे क्लोज कर देता हूँ एंड main.jsx में भी मैं इसके ब्रैकेट्स रिमूव कर देता हूँ। ओके, लुक दिस इज समथिंग। ओके, कूल। अब रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर में ये app.css फाइल्स होती है, बट CSS फाइल्स आपको पता है क्या होती है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्या होती है रिएक्ट के, मैं आपको बताता हूँ।
ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा लेट मुझे समझो कोई भी नेम बनाना है, ठीक है, नेम बनाना है। तो आप कभी भी ना कुछ भी रिएक्ट पे जब आपको लिखना होता है ना जावास्क्रिप्ट का, तो फॉर एग्जांपल मेरा लेट नेम इज इक्वल टू राज है, ओके, राज है, ये मेरा नेम है, ओके ओके, एंड मैं एक एज भी बना देता हूँ, लेट एज इज इक्वल टू मेरा 22 समझो, ओके। तो ये मेरा नेम इज राज है और एज 22 है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरे H1 में दिखाऊँ कि हेलो राज, माई हेलो राज एज 22, ऐसा मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि नेम जो है नेम जो है राज है और एज जो है वो 22 है, ठीक है, या फिर नेम राज एंड एज 22, ऐसे भी कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। बट आप ऐसे देखोगे जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे दिख रहा है, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं राज भाई, दिख रहा तो है हमें, और क्या दिखाना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूँ कि इन केस अगर इसमें किसी ने राज की जगह पे इसने किसी ने कोडर 29 भी डाल दिया ना, मैं चाहता हूँ कि वहीं पे वहाँ पे कोडर 29 भी दिखे। तो इन दिस केस हाउ वी कैन हैंडल द सिचुएशन, वी कैन हैंडल इट वेरी सिंपली। कैसे? हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो जब भी आपको कोई डायनामिक चीज, इफ यू हैव टू लोड, इफ यू वांट टू लोड द डायनामिक डेटा, तब आपको क्या करना है, यू शुड कॉल इट इनसाइड दिस, ओके, मतलब उसको इसके अंदर बुलाओ, सिंपल। अब देखो मुझे क्या चाहिए, नेम के आगे राज, मुझे राज की जगह पे नेम चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा जो नेम नाम का वेरिएबल है वो तो अपडेट रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए उसको वो चेंज हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, राज निकालूंगा और मैं ऐसे पैरेंथेसिस बनाऊंगा और इसके अंदर नेम करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ और जाऊँ तो देखो कोडर 29 आ गया। अब मैं कोडर 29 के यहाँ पे वापस से राज करूँ तो नो वरीज, ये वापस से राज बन गया, देख रहे हो? ओके ओके, दिस इज हाउ यू यूज वेरिएबल्स इनसाइड इट, ओके। तो एज, जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं एज की जगह पे ये कर सकता हूँ, यहाँ पे एज टाइप करूंगा, दैट्स इट, तो हमारा एज आ गया। अब मैं इनकेस अगर एज मैं 21 भी करूँ तो देखो एज 21 बढ़ गया, ओके। तो दिस इज हाउ यू वर्क विथ रिएक्ट। आपके वेरिएबल्स आप ऐसे डायनामिकली दिखा सकते हो रिएक्ट के अंदर, ओके। रिएक्ट बहुत सिंपल है, नो वरीज, ओके, ठीक है। ये आपका एक बेसिक हो गया, मैं ऐसे मानता हूँ, ठीक है। JSX मतलब एक्सटेंशन, ये इसका मतलब आप समझ गए। अब ना फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा आगे जाना चाहूँगा, मैं कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूँ। कंपोनेंट क्या बता है, फॉर एग्जांपल दिस, मैं इसको डिव बना देता हूँ एक, ओके, डिव बना देता हूँ और इस डिव के अंदर मैं चाहता हूँ वेलकम टू माय रिएक्ट ऐप, ओके। एंड यहाँ पे ना मेरा एक नया बार कंपोनेंट होगा, नया बार कंपोनेंट, या फिर मैं एक यहाँ पे नया बार बना देता हूँ। लेकिन ना मुझे लगता है कि ठीक है बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा एक वेलकम टू रिएक्ट ऐप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। मैं चाहता हूँ कि मेरा ना यहाँ पे एक चीज़ हो जाए कि लाइक यहाँ पे मेरे को कुछ गुड मॉर्निंग या फिर कुछ ऐसा, मैं क्या करूँ देखो मैं यहाँ पे, मेरे को सूझ रहा नहीं एक्चुअली कुछ, मैं यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट मैं आपको बताता हूँ। कंपोनेंट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ओके। रीयूजेबल कोड लिखने के लिए तरीका होता है। तो मैं सोर्स में आऊँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स, ओके, और मैं इसमें एक फाइल बनाऊंगा दैट इज़ की hello.jsx। तो ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट हेलो इज इक्वल टू, एक ऐसे मैंने फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को मुझे एक्सपोर्ट भी करना है, तो मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करूँगा, क्योंकि आपको बताया मैंने डिफ़ॉल्ट बताया और डिफ़ॉल्ट हेलो मैंने किया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस हेलो से क्या करना चाहता हूँ, मैं इस हेलो में मैं रिटर्न करना क्या चाहता हूँ, रिटर्न में मैं H1 एक रिटर्न करना चाहूँगा, इसमें बोलूँगा हेलो राज हेलो राज लिखा भाई, मेरे को सूझा नहीं है कुछ, प्लीज़ ध्यान दो, ठीक है। एक हेलो राज मैंने लिख दिया, ठीक है, हेलो राज, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कंपोनेंट है ना वो मुझे यहाँ पे दिखे, मुझे हेलो राज यहाँ पे दिखे। तो एक तो बेस्ट वे होता है कि मैं हेलो राज यहाँ पे लिखूँ, कैसे, मैं यहाँ पे H1 लिखूँ और हेलो राज यहाँ पे लिखूँ, ओके। एंड मुझे इसको चाहिए तो मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ, और मैं रेप्लिकेट कैसे किया मैं आपको बताता हूँ।
मैंने अल्ट शिफ्ट दबाया और डाउन डाउन एरो दबाया, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। बट व्हाई विल डू दिस स्टूपिड थिंग, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास ये कैसा हेलो राज हुआ, तो अगर मुझे ये किसी और पेज में इस्तेमाल करना है हेलो राज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, चल जाएगा। बट इज इट अ गुड थिंग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी थिंग नहीं है, क्योंकि हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है कंपोनेंट्स। ओके, तो अभी देखो मेरा जो हेलो डॉट JSX है उसमें मैंने क्या किया, रिटर्न किया हेलो राज। तो अभी मुझे क्या करना है, वो जो हेलो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लिखाना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा वो कंपोनेंट। कैसे इंपोर्ट करेंगे, बोलेगा इंपोर्ट हेलो फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेलो, ठीक है। ओके, कम ऑन। अब ना इसमें एक बात होती है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, जब भी आपको इंपोर्ट करना हो बहुत बार क्या होता है, इंपोर्ट चलता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको वो स्पेस दबाना है, ओके, यार डॉट स्लैश लिख देना है। डॉट स्लैश मतलब क्या, आप बेसिकली सोर्स के, आपकी ये जो फाइल है ना ऐप, अभी हम लोग ऐप डॉट JSX में, ठीक है, तो लुक एट दिस कि हमारी ऐप डॉट JSX इसमें, तो अभी हम जब हम ऐप डॉट JSX में कुछ भी कोड लग रहे हैं तो मतलब हम इस लेवल पे है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे इस लेवल पे ही कंपोनेंट्स फोल्डर है, तो अगर मेरे इस लेवल पे ही कंपोनेंट्स फोल्डर है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा डॉट स्लैश। अगर मेरे इस लेवल पे होगा तो डॉट स्लैश, ओके। अगर मेरे एक लेवल ऊपर होगा तो मैं डबल डॉट स्लैश लिखूंगा ना, तो देखो ऊपर आ गया, मतलब जब हम इस लेवल पे थे तो ये थोड़ा और ऊपर आ गया, इसलिए हमें ये सब दिख रहा है, राइट। इस लेवल के ऊपर मतलब सोर्स के अंदर हम लोग थे, अब एक लेवल ऊपर मतलब सोर्स के बाहर आ गए तो हमें ये सब चीज़ें दिख रही है, ओके। बट हमें क्या करना है वापस से, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अपने लेवल से अंदर जाना है, ओके, अपने लेवल से अंदर जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट स्लैश बोलूँगा, ओके, कंपोनेंट्स दिखा, मैं कंपोनेंट्स के अंदर गया, अब कंपोनेंट्स के अंदर हेलो है तो मैं और स्लैश लगाऊंगा और हेलो दबाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग बेसिक, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कंपोनेंट को हेलो यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, हेलो। कंपोनेंट कॉल करने का तरीका है कि मुझे स्मॉलर लेसर देन का साइन लगाना है, हेलो टाइप करना है एंड उसको एक स्लैश दबा के ग्रेटर देन द साइन, दैट्स इट, ओके। ओके, हेलो राज, ओके। अब बात हेलो का ऐसा, अभी मेरे को चाहिए उतने बार मैं ये कंपोनेंट यहाँ पे ऐसा यूज़ कर सकता हूँ, बट भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक कंपोनेंट को आप मे बी मल्टीपल टाइप यूज़ करोगे, बट कंपोनेंट बनाने का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब एक कंपोनेंट है, अब एज लेट्स कंसिडर ये हेलो जो है वो आपका एक नया बार कंपोनेंट है, ओके। आपका नया बार आपने एक बार इधर इसको समझो लगा दिया, ऐसे आपने अलग अलग पेजेस पे लगा दिया, काम भारी है ना भाई, आपका यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपोनेंट क्या होता है कि रीयूजेबल कोड होता है, ओके। हाउ वी हैव टू बी मोर फास्ट इन इट। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट मतलब क्या होता है बेसिकली एक रीयूजेबल कोड होता है, तो मुझे इसको रीयूजेबल बनाना है। कैसे, तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं हेलो में ना एक नाम पास करूँगा, मतलब मैं समझो हेलो में यहाँ पे हेलो मैंने समझो गौतम टाइप किया, तो गौतम का नाम वहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, मतलब हेलो अगर मैं कॉल करूँ तो मेरे को हेलो राज नहीं दिखना चाहिए, हेलो गौतम करना चाहिए। और अभी उसके लिए प्रॉब्लम क्या आता है पता है, मेरे पास हेलो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल किया है, मेरे हेलो कंपोनेंट में टेक्स्ट एंटर हो रहा है, तो मुझे जो यहाँ पे जो वेरिएबल था, ठीक है, मुझे लेट नेम इज इक्वल टू राज था, ठीक है। अब मुझे ये नेम जो है वो यहाँ पे पास करना है, ठीक है, ओके। ये वेरिएबल चेंज होगा तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ चेंज हो जाए या फिर ऐसा कुछ, ओके। ओके, तो यहाँ पे ना आपको समझना पड़ता है प्रॉप्स का कंसेप्ट, ओके। प्रॉप्स का कंसेप्ट समझना पड़ता है, ठीक है। प्रॉप्स का कंसेप्ट क्यों, ठीक है बताता हूँ। प्रॉप्स का कंसेप्ट इसके लिए बिकॉज ये मेरे पेरेंट लेवल पे है, ठीक है, ओके। एंड ये मेरा एक चाइल्ड है, ठीक है। अब मैं इस पेरेंट से इस चाइल्ड में, ये ऐप क्या मेरा पेरेंट है और हेलो मेरा चाइल्ड है, बराबर ना। ये देखो ये पापा है और ये बेटे लोग हैं, ठीक है, ऐसा बात है। तो अभी कैसा है, मुझे अपने इस ऐप के अंदर मेरे को समझो यहाँ पे चेंज करना है, तो कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं पापा से कुछ चीज़ें लूँगा, ठीक है। मैं मेरे पापा को बोलूँगा पापा आप मुझे ना नेम दे दो। अब मुझे पापा से नेम ले तो मैं ऐसे नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे कंपोनेंट से प्रॉप्स लेना है ना। अब जब मैं नॉर्मल फंक्शन लेता था तो मैं नॉर्मल फंक्शन में ऐसे भी लिख सकता था, नो प्रॉब्लम, बट मुझे इसको एज अ ऑब्जेक्ट ही थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नेम ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे नेम ले लिया, देखो मैंने ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट लिया मैंने। आपको क्या करना है, देखो आपको डायरेक्टली ऐसे नेम नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको पैरेंथेसिस लगाना है और नेम लिखना है, एंड आपको यहाँ पे इस राज की जगह पे नेम कर देना है भाई, नेम कर देना है,
ओके, तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी। अभी हमने सिर्फ हेलो पास किया, हेलो के बाद में कुछ पास नहीं किया। अब बात कैसे भाई, इस हेलो में हम नेम कैसे पास करेंगे? अभी सिंपल है, आपको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो नेम और की दिखा रहा है, की बाय डिफॉल्ट रहता है ये, तो नेम, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे नेम टाइप करना है एंड नेम में आपको जो भी नाम दिखाना है। फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें दिखाना है हेलो राज, तो मैं हेलो राज दिखा सकता हूँ। मेरे को लिखना है हेलो गौतम, तो मुझे हेलो गौतम दिखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर मुझे ये कंपोनेंट तो हर जगह पे कॉल करना है, तो फॉर एग्जांपल इस पेज में ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है, तो मैं दूसरे पेज में दिखाना चाहता हूँ हेलो कोडर 29, ठीक है। तो मैं समझो इस कंपोनेंट वाले लाइन को कॉपी किया, मैंने यहाँ पे गया और मैं सिर्फ यहाँ पर नेम की जगह पे लिखा कोडर 29। अब देखो नाम चेंज हो रहा है, तो मुझे ये पूरा का पूरा यहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं। अभी देखो ये छोटा सा हेलो है इसलिए हमें कुछ लग रहा नहीं है, बट जस्ट इमेजिन लाइक बहुत बड़ा बड़ा हमारे ब्लॉक के कार्ड्स होते हैं बहुत सारे, तो ब्लॉक के कार्ड्स का कोड आप जब रेप्लिकेट करते हो, कितना गंदा प्रैक्टिस है, लेकिन इस प्रैक्टिस से कितना अच्छा हो जाता है, वी विल सी डैट ऑल्सो, ठीक है, हम वो भी देखेंगे, ठीक है, कूल, कोई बात नहीं। अब ना आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको हमारा प्रॉप्स का काम आपको समझ गया, इसको बोलते हैं प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग किसी को तो ये प्रॉप्स हम लोग ऐसे पास करते हैं, ये प्रॉप्स हम लोग ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। ओके, देखो हम लोग इसको पास किया तो कैसे, हमने लिखा उसका नाम, जो एक्सेप्ट हो रहा है उसका नाम लिखा, एंड उसके बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है, और यही हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। ओके, हम इसको मल्टीपल प्रॉप्स भी दे सकते हैं, कैसे, हेलो नाम, हेलो राज, और लिखाऊंगा कि योर रोल नंबर इज, और मैं रोल नंबर इज में जगह पे एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट दूंगा रोल नंबर। अब ये रोल नंबर आ रहा कहाँ से, इस रोल नंबर आ रहा है, ये नेम को मैं और कॉमा लगा के करूंगा ना, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इस हेलो कंपोनेंट में मैं दो प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कौन से, नेम और रोल नंबर, ठीक है। अब हमें यहाँ से पास भी करना पड़ेगा। अभी देखो, अब यहाँ पे देखो गौतम लिखा, योर रोल नंबर इज आया वहाँ पे, और लेट मी मेक इट स्मॉल गाइस, बहुत बड़ा हो गया था ये, ओके, हाँ, अभी लेट मी मेक इट स्मॉल। अभी देखो रोल नंबर इज आया, यहाँ पे भी रोल नंबर इज आया, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको मैंने नेम पास किया, आई ऑल्सो हैव टू पास द रोल नंबर, ओके, रोल नंबर, और रोल नंबर मैं इसमें 21 दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास देखो गौतम का रोल नंबर 21 आया, अब मेरा कोडर 21 का भाई रोल नंबर 29, ओके, लुक। तो ये हम ऐसे इसको डायनामिक चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके, कूल, ओके ओके ओके। अब एक चीज़ बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक डिव लिखा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक H1 लिखूंगा कि योर काउंट इज, ओके, और मेरा काउंट यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बटन बना देता हूँ, एक बटन, आपको पता ही होगा। अब बटन को कैसे लिखते हैं हम लोग, कि बटन बनाया, ओके, हम आपको बटन दिखा रहा है ये, और बटन लिख रहा हूँ, प्लीज क्लिक हियर टू इंक्रीज काउंट, ओके। अगर मैं ये लिख रहा हूँ, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इज एनीथिंग हैपनिंग ओवर हियर, नथिंग हैपनिंग। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि ना कुछ बेसिक सा CSS वाला कोड है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्लीन अप करेंगे, बट अभी के लिए उसे क्लीन अप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम टीचिंग यू एंड मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए। अभी हमारा टाइम एंड होने आया है आई गेस थोड़ा, बट हम लोग अभी सीखेंगे। अब ये हमारा जो कोड है, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें काउंट इंक्रीज करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई तुम एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, एंड उस वेरिएबल को ना बढ़ाते रहो, ठीक है, चलो काम करते हैं, लेट्स डू इट। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इस काउंट को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, काउंट दिखा देता हूँ। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्या दबा के हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भाई, तुमने काउंट सिर्फ वेरिएबल बनाया ना, अभी तुम क्या करो, उसको बढ़ाने का लॉजिक लिखो, चलो कम ऑन, लेट्स डू वन थिंग। तो हम लोग क्या काम करते हैं, कॉन्स्ट एड इंक्रीज नंबर लिख देता हूँ, INC नंबर लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट नंबर ऐसा एक फंक्शन बनाता हूँ, नंबर, ओके। अब ये भी एक कैरो फंक्शन होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक ऐसा हम ये लिखेंगे पैरेंथेसिस, कुछ ऐसे लिखेंगे, और हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, और इसमें क्या बोलेंगे कि जो काउंट है ना वो प्लस कर दो, ठीक है। अब प्लस करूंगा तो +1 करेगा, ठीक है, ऐड करे 1 ऐड करेगा। और अपन फिर भी नहीं समझ रहा है तो हम क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू, हम लोग काउंट का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, हमारे पास जो भी काउंट प्रेजेंट है उसमें एक 1 जोड़ दो, ठीक है, ये ऐसा लॉजिक होगा।
अब जावास्क्रिप्ट का एक ब्यूटी भी है, जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे एक एरो फंक्शन से अगर एक ही चीज रिटर्न करनी है, ओनली सिंगल लाइन जब तुम्हें रिटर्न करनी होती है, तो भाई तुम ना ये पैरेंथेसिस वगैरह मत लगाओ, ब्रैकेट्स मत लगाओ। अगर हम ऐसा भी करेंगे ना कोड तो दैट विल वर्क। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि अभी बटन, तो हम क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे कि जब मैं बटन के ऊपर ऑन क्लिक करूंगा तो इंक्रीमेंट नंबर फंक्शन रन होना चाहिए, और ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, काउंट को 1 से बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे काउंट +1 भी लिख सकते हैं, या फिर मैं सिंपल सा यहाँ पे काउंट ++ भी लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, ऑन क्लिक करूँगा, ऑन क्लिक, देखो कैसे लिखूंगा, ऑन क्लिक, क्योंकि मैं बटन के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं ऑन क्लिक करूँगा, अब ये आपको पता लग रहा है प्रॉप्स है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉप्स नहीं है, ठीक है, ये इवेंट्स है इसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉप्स जैसे ही काम करते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको देखो दिखेगा चीज़, ठीक है, क्योंकि ये JSX है, थोड़ा डिफरेंट है, आपके नॉर्मल HTML एलिमेंट्स नहीं है। अब जब मैं ऑन क्लिक करूँगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट नंबर, मैं क्या चाहता हूँ ये फंक्शन रन हो, तो ये फंक्शन रन हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट INC नंबर इसको कॉल करते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब मैं इंक्रीज काउंट कर रहा हूँ, अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, वाई? मैं बताता हूँ क्या इसमें कोड रॉन्ग है? नहीं भाई, कोड तो प्रॉपर है, तो एरर क्या है? अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया, इसको अपडेट करने का फंक्शन बनाया, बट एक बात बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, एक जादू हो रही है। तो जादू इज कि मतलब एक मिस्टेक हो रही है हमसे, एंड द मिस्टेक इज कि रिएक्ट है ना, ऐसे एलिमेंट्स को अपडेट नहीं करता, तो इसको अपडेट करने का तरीका होता है। ओके, कैसे अपडेट करने का तरीका होता है, आप ऐसे करोगे तो अपडेट नहीं होगा। मैं जब सीख रहा था ना, तो मुझे ऐसा एक इशू आया था और मैं परेशान हो गया था कि भाई अपडेट क्यों नहीं हो रहा, लॉजिक गलत है, लेकिन मेरा लॉजिक गलत नहीं था, मेरे को बाद में पता चला, ये आपके डाउट हो सकता है। अब ये ना, ये स्टेट्स को अपडेट नहीं करता। ओके, ये अपडेट नहीं करता UI को फटाक से, ठीक है, मैं आई टेल यू हाउ। अब उसके लिए हम लोग इसको शांत करते थोड़ा, मैं अभी, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे वार्निंग फेंकेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब इसको टैकल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें रिएक्ट के हुक्स यूज करने पड़ते हैं। हुक्स मतलब रिएक्ट में ऐसी कुछ प्रीबिल्ट चीज़ें, कुछ मटेरियल्स है जो हमें प्रोवाइड करता है ना, हमें बहुत ज़्यादा शक्ति देता है नई नई चीज़ों के ऊपर काम करने का। तो इसमें जो हम लोग जो स्टेट हैंडल मतलब हुक यूज़ करने वाले हैं ना, वो कौन सा होगा, यूज स्टेट। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्या, एक स्टेट है। ओके, अब ये जो स्टेट है वो नॉर्मल ऐसे इस फंक्शन में अपडेट नहीं हो रही थी, एंड उस स्टेट को अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज स्टेट। तो मैं कैसे इंपोर्ट करूंगा, मैं इंपोर्ट लिखूंगा, मुझे इंपोर्ट करना है समथिंग, ठीक है, समथिंग फ्रॉम यू रिएक्ट। अभी रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये समथिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ, हमें यूज स्टेट इंपोर्ट करना है, ऐसे ब्रैकेट में यूज स्टेट, क्योंकि ये जो यूज स्टेट है ना, वो एक डिफॉल्ट, रिएक्ट हमें ये डिफॉल्ट नहीं एक्सपोर्ट करता, वो एक उसको कॉन्स्ट में एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आपको सिंपल सा यूज स्टेट ऐसे लिख सकते हो, एंड आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा। ओके, एंड सबसे इससे अच्छी बात है ना, आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ओके, मैं इस चीज़ को यूज स्टेट को ऐसे रखता हूँ, आपको एक्सटेंशंस में आना है, आपके एक्सटेंशंस में आना है, एंड आपको यहाँ पे रिएक्ट जैसे आप टाइप करोगे ना, आपको दिखेगा ये ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स। ओके, ये आपको ज़रूर इंस्टॉल करना है। उससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा आपको एरो फंक्शन वगैरह टाइप नहीं करना पड़ता। हम लोग आगे देखेंगे कैसे। टाइम 27 हो गया। ओके, वी हैव टू कवर फटाफट। ओके, तो हमने यूज स्टेट को ऐसे इंपोर्ट किया। ओके, अब हम यूज स्टेट को यूज़ कैसे करेंगे। यूज स्टेट को यूज़ करने का तरीका कुछ ऐसे होता है, आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्ट। ओके, कॉन्स्ट, एंड देन उसके बाद में आपको एक एरे बनाना है। ओके, एक एरे बनाना है इज इक्वल टू यूज स्टेट, जैसे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं वैसे कॉल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, कॉन्स्ट लिख देना है। ठीक है, कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट, एक एरे होगा इज इक्वल टू यूज स्टेट को कॉल कर दिया। ओके, इतना बात समझे। अब बात समझो, यूज स्टेट में ये जो पहला यहाँ पे जो हम लोग पास करते हैं ना, वो क्या होता है, वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो बाय डिफॉल्ट, ओके, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो बेसिकली हम लोग को स्टेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे ना इस एरे में 2 स्टेट्स आती है, कौन सी, तो फॉर एग्जांपल एक काउंट स्टेट बना दिया, और दूसरा होता है सेट काउंट। ओके, दूसरा जो भी होगा उसके बाद सेट लिख सकते हो, इज काउंट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट यूजुअली सेट लिखा करो, बिकॉज कैसा है, उससे आपको मतलब नेमिंग कन्वेंशन सही होता है, तो आपको पता चल जाता है क्या है। अब जो काउंट्स लिखा आपने एक एरे बनाया था, उसके अंदर आपको लिखना है काउंट और सेट काउंट। ओके,
एंड इक्वल टू यूज स्टेट आपने कॉल कर दिया यूज स्टेट को ऐसे। अब मैं आपको समझा इसका मतलब क्या है। ये कांस्टेंट है, ओके, ये दो वेरिएबल्स है, ठीक है, एक दो स्टेट्स है। अब ये जो हमने पर्टिकुलर स्टेट बनाई है उसमें दो चीज़ है, एक हमारी एक्चुअल वैल्यू एंड उस वैल्यू को अपडेट करने का तरीका। यहाँ पे जैसे ये लेट काउंट लिखा है ना, वो ये है। अब लेकिन इसको अपडेट करने के लिए क्या चीज़ है, तो ये सेट काउंट है, ठीक है। और हम लोग यूज स्टेट में क्या देते हैं, यूज स्टेट में यहाँ पे होता है और इसका डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरा जो काउंट का मेरा जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है। अब ये जो मैंने लिखा है कोड, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो काउंट ये करके वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर अभी के लिए 0 नंबर है। मतलब इनिशियली उस काउंट में 0 नंबर है, लेकिन जब मुझे बढ़ाना पड़ेगा तो मैं काउंट में मैं सेट काउंट को ऐड कर सकता हूँ। अभी इसको कॉल कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आप ना एक यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ कॉन्स्ट inc नंबर, ओके। अब ये एक एरो फंक्शन होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, और क्योंकि मेरा एक लाइन का काम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि सेट काउंट इज इक्वल टू मेरा जो भी काउंट है +1, ओके, जो भी काउंट है +1, ठीक है। समझे आप, मेरा कॉन्स्ट है, एक एरे बनाया हमने, इज इक्वल टू यूज स्टेट लिखा। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक काउंट होता है, एक सेट काउंट होता है, मतलब एक आपका स्टेट एंड उसको एक अपडेट करने का तरीका। तो मेरे जो स्टेट है उसके डिफॉल्ट क्या है, वैल्यू 0 है, ठीक है, मेरा काउंट बाय डिफॉल्ट 0 है। एंड मेरा सेट काउंट क्या है, सेट काउंट क्या है, उसको अपडेट करने का तरीका। तो अभी हमने एक कॉन्स्ट इंक्रीमेंट नंबर करके एक फंक्शन बनाया एंड वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो बेसिकली सेट काउंट को ट्रिगर कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सेट काउंट, मतलब अपडेट करने का तरीका कैसे होता है, अपडेट करने का तरीका ऐसा होता है। अपडेट करने का तरीका भी आपको ऐसे कॉल करना पड़ेगा इसको सेट काउंट करके, एंड इसमें आपको अपडेट किसको करना है, तो मुझे काउंट को अपडेट करना है। किससे करना है, तो +1 से अपडेट करना है, ठीक है। तो हाउ इट विल डू, और हमें इंक्रीमेंट नंबर यहाँ पे कॉल कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो आप, जैसे मैं इंक्रीज काउंट कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे अभी हमारा UI अपडेट हो रहा है, बराबर कि नहीं, हम इंक्रीज कर पा रहे चीज़ों को एंड इट्स गोइंग रियली गुड, ठीक है। तो ये होता है कुछ चीज़ें, ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका कैसे, आप इंक्रीमेंट नंबर को हटा दो यहाँ से एंड डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर ऐसे लिख सकते हो। आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना सकते हो, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। डायरेक्टली अगर आप ऐसे लिखोगे ना सेट काउंट तो क्या होगा, आपको इशू देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना काउंट +1, तो ना डायरेक्टली ये बाय डिफॉल्ट UI को बहुत बार रेंडर करेगा एंड आपको कुछ इशू देगा। अब देखो मैं आपको Ctrl+I दिखाऊं तो इसने कहा 2 मिनट री रेंडर्स। इससे क्या हो रहा है, जैसे ये कंपोनेंट लोड हो रहा है ये फटाफट एग्जीक्यूट होते जा रहा है, ठीक है। तो इस केस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप ऑन क्लिक में जब भी आपको सेट काउंट या फिर जब भी सेट वाला जो अपडेट वाला मेथड होता है उसको अगर रन करना होता है तो हम कुछ ऐसे एक एरो फंक्शन बनाते हैं, ओके। और पता है आपको एक लाइन का काम है तो इसके लिए हम लोग ये नहीं करेंगे एंड हम यहाँ पे सेट काउंट इस्तेमाल करेंगे और काउंट +1 ऐसे करेंगे। अब दिस लॉजिक विल वर्क फाइन, ओके। ये अपडेट हो रहा है एंड दैट्स प्रीटी गुड। अब इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जैसे आपने बताया ना यूज स्टेट, वैसे होता है एक यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट क्या होता है, हमारे पेज के ऊपर साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। अब साइड इफेक्ट्स क्या हो गए, फॉर एग्जाम्पल साइड इफेक्ट्स मतलब आपको पता है, देखना आप देखते हो कि एक इनफाइनाइट लोडिंग, मतलब कैसे आप ऐसे स्क्रॉल करते हो, एक टाइम के बाद इंस्टाग्राम पे आप जैसे नीचे आ जाते हो, हाँ वो वापस से नीचे लोड कर देता है, ओके। तो वो सब क्या होता है, इफेक्ट्स होते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। या फिर कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं कि जैसे मैं ये टाइप करूँगा तो उसके हिसाब से मेरी कुछ क्वेरी चेंज हो जाती है, तो वो सब हम देखेंगे, ओके। वो सब हम कहते हैं यूज इफेक्ट के थ्रू। या फिर आप देखते हो कि जैसे मेरा पेज लोड होता है, मेरे को एक टाइमर दिखता है, एक छोटा सा लोडिंग दिखता है 3 से 8 सेकंड का, तो वो सब भी हम इसके थ्रू करते हैं। उसका मैं आपको एक बताता हूँ। ये हमने यूज स्टेट देख लिया, वैसे हम लोग ना यूज इफेक्ट देखेंगे। बट मैंने पता आपसे एक पैकेज को इंस्टॉल किया जाता, ये ES7 ES6 और ES7 स्निपेट्स, ओके। तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, मैं अभी देखो RAFC टाइप करूँगा ना और एंटर दबाऊंगा तो ये मेरे पास इतना बॉयलरप्लेट आ गया, मेरे को खुद को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेट्स मेक दिस कोड, ठीक है। तो हमारा एक लोडिंग एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है। ये लोडिंग एनिमेशन से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज़ बनाते हैं लाइक, ठीक है, हम लोग एक पूरा एक अभी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे आप समझ जाओगे। हमारे पास टाइम थोड़ा सा बचा है, 33 अभी 17 मिनट्स के आसपास हमारे पास टाइम है। तो कम ऑन लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एक छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें मैं आपको यूज इफेक्ट भी समझाऊंगा कैसे।
हमारे पास एक ना डमी json.com/products करके एक है एंड पॉइंट है, ठीक है। ये इससे हमें प्रोडक्ट्स लाने हैं फटाफट से एंड हमें उस चीज़ से को दिखाना है आपको। कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो फटाफट मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एक API कॉल लिखूँगा जिससे कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा ये पेज रेंडर हो पहले के पहले वो API कॉल हो। अब इस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ स्टेट का नहीं यूज़ करना पड़ता, हमें उसमें यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके हाँ, यूज़ इफेक्ट को आप ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। ओके कंट्रोल X में कर रहा हूँ और यहाँ से, क्योंकि दोनों भी एक जगह से इंपोर्ट हो रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यूज़ इफेक्ट अब मैं यूज़ इफेक्ट में क्या बोलूँगा कि ये कुछ API है। मैं पहले एक API बना लेता हूँ। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स करके एक API बनाऊँगा, गेट DUCTS। अब भाई बहुत टाइम कम है अपने पास। एक एसिंग करेंगे हम लोग और ओके एक एसिंग ये फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एसिंग फंक्शन होगा, ओके। एंड ये गेट प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या लगेंगे, लॉजिक लिखेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, रेस्पॉन्स या फिर रेस्ट इज इक्वल टू अवेट करूंगा मैं। एसिंग अवेट तो आपको बताइए कि ये आने तक रुको, उसके बाद में एग्जिट हो, ये सब बातें बोलता है। मतलब बेसिकली क्या करूँगा, एसिंग फंक्शन है। एसिंग फंक्शन मतलब थोड़ा डिपेंडेंट होता है। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू अवेट करूँगा और मैं बोलूँगा फेच। मेरे पास जावास्क्रिप्ट ने फेच API प्रोवाइड करता है उसको। और हमें किसको फेच करना है, तो हमें ये पर्टिकुलर URL को फेच करना है। कौन सा, https dummy.json.com products, ओके। और जो भी हमारे कौन एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रेस्पॉन्स है उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, ओके, जेसन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ओके। और मैं आपको एक दिखाता हूँ console.log डेटा, लेकिन ये अभी अपने को दिखेगा नहीं, ठीक है, इतना बात याद रखो, ओके ओके। अब मैं अगर इसको देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं console.log या फिर मैं ना अभी इस मेरा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है बेसिकली, देखो पहले गेट्स प्रो करके फंक्शन है, एक एसिंग फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर डेटा पे, इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे फेच रिक्वेस्ट मार रहा है और उसका डेटा आने तक वेट कर रहा है इसमें, ठीक है। जैसे ही उसका डेटा आया, हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल डेटा, अब ये ना यहाँ पे वेट कर रहा है। जब इस डेटा को जो भी रेस्पॉन्स हमारे पास आया ना, उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए इसने वेट किया इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड जैसे ही वो डेटा आया, इसने console.log कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स कॉल करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है फ़र्क, ओके। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एंड हमारे पेज के ऊपर आऊँ, तो देखो हमारे पेज के अंदर ना दो चीज़ें आ गई, ओके। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, ठीक है। देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एक्चुअली, एंड देखो कुछ हुआ नहीं। देखो अभी ये आया डेटा, ओके, लेकिन ये फट से चला गया। ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत बार रेंडर हो रहा है, बहुत बार रेंडर हो रहा है चीज़ें वो, ठीक है। एंड ये बिल्कुल एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसको कैसे भाई करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि जैसे मेरा ये पेज लोड हो, मेरे को फटाक से मेरे प्रोडक्ट्स दिखे। तो इन दिस केस व्हाट वी कैन यूज यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यूज इफेक्ट को रन करेंगे एंड यूज इफेक्ट का स्निपेट कैसा है, यूज इफेक्ट आपको टाइप करना है एंड यूज इफेक्ट का आपको स्निपेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ओके। ये देखो कैसा है, सिंपल सा। आपको क्या करना है, ये थर्ड इसको निकाल देना यहाँ से, ये रिटर्न देना। अब यहाँ पे एक बात समझो, यूज इफेक्ट की एक बात है, यूज इफेक्ट का जो भी लॉजिक होगा वो इसके अंदर होगा। ये जो पर्टिकुलर एरे है उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। अगर ये एम्प्टी है, इसका मतलब क्या, ये पर्टिकुलर कोड आपका सबसे पहले रन होगा सिर्फ एक बार, ओके। और इसके अंदर आप जितना भी टाइप करोगे उसके डिपेंडेंसी के ऊपर ये रन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं कुछ ऐसा वेरिएबल लिख दूँ जो कि बाद में अपडेट होने वाला है, तो वो वेरिएबल जैसे ही अपडेट होता है ये मेरा यूज इफेक्ट रन होगा, ओके। आप यूज इफेक्ट का एक डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल हमारे पास अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। यूज इफेक्ट में वही होता है कि ये आपके पेज के ऊपर इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। और इफेक्ट, और ये जब आप एम्प्टीज को छोड़ते हो, डिपेंडेंसी एरेज को बोलते हैं इसको, जब आप एम्प्टी छोड़ते हो उसका मतलब क्या, मेरा यूज इफेक्ट रन होगा जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, वो भी एक बार, ओके। अब हमें इस फंक्शंस को उसमें लिख देना है, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लिख देना है और गेट प्रोडक्ट्स। और जब मेरा ये देखो ये यूज इफेक्ट मैंने क्या बोला, जैसे मेरा पेज लोड होगा, मतलब जैसे जैसे नीचे ऊपर से नीचे तक कोड चलेगा और पेज लोड होगा, मेरा ये चलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे गेट प्रोडक्ट फंक्शन सिर्फ लिख दिया है, उसको अपन को कॉल भी करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना इस केस में, तो अभी हमारे कंसोल में देखो जैसे ही मेरा पेज लोड हो रहा है ना, जैसे मेरा पेज मैंने एक बार लोड कर दिया, इसने फटाक से कंसोल के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स पेस्ट करेंगे। देखो अभी थोड़ा प्रोडक्ट्स आया मेरे पास, पेज प्रोडक्ट आया, ये अच्छा असली तरीका होता है लिखने का।
अब ये 2-2 बार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट मोड, मैंने बताया था ये आपको एक स्ट्रिक्ट मोड है कि मेन और JSX में आऊँगा। अब जैसे मैं स्ट्रिक्ट मोड हटाऊँगा, अब देखो चीज़, स्ट्रिक्ट मोड हटाऊँगा, ठीक है, ओके, देखो मैं स्ट्रिक्ट मोड हटाया, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, अब देखो एक बार आया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस प्रोडक्ट्स को दिखाना है फटाफट से, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास प्रोडक्ट्स ना मैंने सर्वर से यहाँ पे फेच किए, बट उसको मुझे होल्ड करना पड़ेगा और फिर मेरे को प्रोजेक्ट में दिखाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, होल्ड करने के लिए क्या हमारे पास है, स्टेट्स है, और स्टेट को यूज़ कैसे करेंगे, ओहो यूज इफेक्ट से, नहीं नहीं यूज स्टेट से मेरे भाई, यूज स्टेट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फटाफट से। अब मैं 2 स्टेट बनाता हूँ, एक कॉन्स्ट, एक एरे पहले बनाना आपको, ओके, मतलब स्टेट्स बनाना हो एक ही सिंपल सा। तो आपको सिंपल है, आपको कॉन्स्ट लिखना है, एक एरे बनाता है, आगे इक्वल टू लिख के यूज स्टेट लिख देना है, एंड इसमें जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी वो एम्प्टी एरे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जेसन में डेटा आ रहा है वो बेसिकली एक एरे के फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। तो वो जो तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर देता हूँ, आप नल भी पास कर देते हो, नो वरीज आप, लेकिन एम्प्टी एरे इज द गुड। ये हमारे पास अभी 9 मिनट्स बचे हैं मोस्टली, अब फटाक से कवर ले देते। अब ना पहली जो चीज़ होती है वो होगा वेरिएबल, जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे, मतलब जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ होंगी। तो पहला तो मेरा प्रोडक्ट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स। अब मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को अपडेट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो मैं सेट प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, ओके। अब इस सेट प्रोडक्ट्स से क्या होगा, प्रोडक्ट्स अपडेट भी होंगे, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे मेरा डेटा आया और मेरा यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि कैसा आ रहा है डेटा, तो मेरा डेटा कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो मुझे उसको सेव करना है, इस प्रोडक्ट्स को होल्ड करना है। तो फॉर दैट मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही मेरा डेटा आया, मतलब मैंने पहले फेच किया, रिस्पॉन्स आने तक वेट किया, जैसे मेरा रिस्पॉन्स आया उसको जेसन में कन्वर्ट किया, एंड उसको मैंने डेटा में स्टोर किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही ये सब हो गया, मैं क्या करूँगा, मैं सेट करूँगा प्रोडक्ट्स में, मैं सेट प्रोडक्ट्स में क्या करूँगा, मेरा जो डेटा के अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स, उनको मैं सेव कर दूंगा भाई, ओके ओके। अब अगर मैं console.log करूँगा, console.log, मैं आपको लॉग प्रोडक्ट्स फेच और डेटा डॉट प्रोडक्ट्स के, अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट्स फेच के अंदर इस प्रोडक्ट्स को कॉल करूँगा, इस प्रोडक्ट्स। तो आप अभी देखोगे यहाँ पे नीचे, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा देखो प्रोडक्ट्स फेच आया, और ये प्रोडक्ट्स फेच होके ये क्या करेगा, मेरे इस वेरिएबल में सेव। देखो पहले मेरा वो एम्प्टी एरे था, ठीक है, देखो थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, आई गेस उसने प्रॉपरली फेच नहीं किया। प्रोडक्ट फेच और एम्प्टी आ रहा है भाई, एम आई नॉट अपडेटिंग इट, ओके तुरंत, हाँ तुरंत इतना दिखता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको थोड़ा सा बाद में ऐसे बाद में कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो मेरे भाई, ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। तो अभी हमने एक लॉजिक लिखा जिससे कि फेच हो रहा है डेटा। मेरे यूज़ इफेक्ट में इसको क्यों लिखा, क्योंकि मेरा यूज़ इफेक्ट ऐसी चीज़ है जो कि मेरा पेज जैसे ही लोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया, लॉजिक क्या लिखा, एक फंक्शन बनाया, उसको कॉल कर दिया सिंपल, और डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ा, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे वो इफेक्ट जो पर्टिकुलर है वो एक बार ही रन हो। हमने फेच किया प्रोडक्ट को, लेकिन प्रोडक्ट को सेव कहाँ पे करेंगे, तो हमने एक स्टेट बनाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये यूज स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या करता है, डेटा को होल्ड करने के लिए काम में रखता है, मतलब वेरिएबल मेरा एज अ वेरिएबल काम करता है, और सेट प्रोडक्ट्स उसको अपडेट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से ना जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे H1 प्रोडक्ट्स, ओके, PRO प्रोडक्ट्स, और मैं इसको मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स और CSS से पूरा का पूरा ये कोड हटा दूँगा, और app.css से भी पूरा का पूरा कोड हटा देता हूँ, ओके, मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास आप देखोगे ऐसा दिख रहा है प्रोडक्ट्स, एंड मुझे क्या करना है बेसिकली, ओके, डेटा डॉट प्रोडक्ट। और हाँ, अब इसमें एक चीज़ है, ये ना फटाफट से ये अभी देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये मैं यहाँ पे अवेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अवेट नहीं करूँगा ना तो इसमें प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो ना क्या होता है ना, कभी कभी डेटा टाइम्स पे नहीं आता, तो इन दैट केस क्या होगा, ये ना बाय डिफॉल्ट ना एक एम्प्टी, मतलब ये कैसा, ये एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी दिखाएगा। तो उस टाइम पे ना हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करने पड़ता है। तो उससे क्या होगा, देखो जैसे मेरा पेज लोड होगा, पहले देखो प्रोडक्ट फेच आ रहा था,
और अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं किया, इसके लिए आपको दिखना नहीं है। कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं, प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट्स नाम का स्टेट देखो, जैसे ही मेरा प्रोडक्ट्स नाम का स्टेट अपडेट हो जाएगा ना, इसको रिफ्रेश करो, जैसे ही प्रोडक्ट देखो तो इसमें मेरे को दिख रहा है मेरे को प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो जैसे ही वो दिखेगा मेरा प्रोडक्ट मेरे को दिखेगा, क्या थोड़ा टाइम आ रहा है ना। देखो पहले वो एम्प्टी आया, अब यार इसमें डेटा प्रोडक्ट्स, वो इट्स टेकिंग टाइम एक्चुअली, इतना तो टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सेट प्रोडक्ट्स डेटा डॉट प्रोडक्ट्स किया, आई गेस ये थोड़ा टाइम लेता ही है। देखो थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन वो आ रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है ज़्यादा, आई गेस सर्वर उनका डाउन चल रहा है थोड़ा, तो उसमें ले आपका भी ऐसा ऑप्शनल रखो, मतलब ये थोड़ा देर और थोड़ा वेट करेगा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट्स को थोड़ा देख लेते हैं। प्रोडक्ट कैसा है देखो, प्रोडक्ट के पास एक आईडी है, उसका टाइटल है, ठीक है, इसका इमेज है, ब्रांड है, और क्या क्या हमें, रुको, टाइटल है और टाइटल, ब्रांड और इमेज, तो ठीक है। तो एक टाइटल है हमारे पास, एक थंबनेल है, और हमारे पास क्या है, बस थंबनेल है और बहुत सारी चीज़ें है इसके बाद, और डिस्क्रिप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से ना प्रोडक्ट्स करके बनाते हैं, और ना हम क्या करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इस प्रोडक्ट को मैप करना है। ओके, तो कैसे करूँगा मैं, मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो और मुझे डायनामिक चीज़ें करनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐसा कुछ कराऊँगा, क्योंकि हम वेरिएबल्स वगैरह इस पर लिख रहे थे ना। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं ना उनको मैप करो, ठीक है। और मैप फंक्शन में कैसे लिखते हैं पता है, जादू कोड, आपको उसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन बनाना पड़ता है। मैप फंक्शन जैसे आप लिखते हो, एक कॉलबैक फंक्शन आपने बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे ना प्रोडक्ट को जब भी मैप करेगा, मतलब प्रोडक्ट्स को जब भी मैप करेगा, तो मेरे पास एक एक प्रोडक्ट आएगा, तो मैं हर एक प्रोडक्ट को ग्रैब करूँगा यहाँ से, ओके। एंड इस पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न में मैं यहाँ पे एक डिव रिटर्न करूँगा, ओके। एंड इस डिव के अंदर जो h1 रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न, मुझे जो प्रोडक्ट है उसका मुझे टाइटल चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है। तो इन दिस केस देखो क्या हो रहा है, हमारे पास जैसे ही मेरे पास प्रोडक्ट का डेटा आएगा, यहाँ पे देखो टाइटल्स आ गए, ठीक है, टाइटल्स आ गए, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखो ये टाइटल है। मैं तो उसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, देखो ये सब टाइटल्स आ गए प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, कूल। इसमें हमने टेलमीर से सेटअप वगैरह नहीं किया, तो इसके लिए हम लोग ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। टाइटल आ गए, और ओके टाइटल आ गए। अब क्या होगा ना, इसको मैं मेरे को थोड़ा इमेज भी दिखाने का इसका, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्टली ये कर देता हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझो, मेरा जब भी मैप फंक्शन रेंडर होता है ना, मेरे को ना एक इसमें एरर मिल जाता है। क्या बताया इसने, ये बताया कि ईच चाइल्ड इज इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। इसका मतलब क्या, इसके पास एक यूनिक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप जो प्रोडक्ट्स को मैप कर रहे हो, ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा लिस्ट है, उसमें एक एक चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ रही है और मेरे को दिख रही है, बट मेरे को उसकी यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। तो इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा हर टाइम, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स में हमारे पास आईडी प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी है डेटाबेस में, मैंने डेटा चेक किया तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो की प्रॉपर्टी है उसमें दे सकता हूँ प्रोडक्ट डॉट आई डी। तो इन दिस केस ये हट जाएगा, ठीक है। इन दिस केस मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ना यूनिक की प्रॉप का, वो वैल्यू हट जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो हर एक चीज़ जो रेंडर हो रही है उसकी आईडी मेरे पास अवेलेबल है, दैट्स वाई अभी वो गया। बट बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास मैप में प्रोडक्ट के पास आईडी नहीं होती, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको कॉमा करके यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ता है, या फिर एक आई लिखना पड़ता है, एंड इस आई को आपको इस की जगह पे लिखना पड़ता है, सो दैट कि आपका प्रोडक्ट बराबर दिखे, ठीक है। अब हमारा h1 बन गया, अब हमारा एक इमेज लिख देते हैं फटाफट से, ठीक है। मैं एक काम कर, इमेज को ही पहले दिखा देता हूँ, ओके, डिव के अंदर इमेज को दिखा देता हूँ, एंड ठीक है, देखो एक इमेज दिखेगा आपको अभी, इमेज, ओके उसका नाम क्या था, सोर्स में आपको इमेज के सोर्स लिखना है और सोर्स के अंदर उसको पास करना है। तो प्रोडक्ट डॉट इमेज नहीं होता, प्रोडक्ट डॉट क्या होता है, थंबनेल था, ठीक है, डेटाबेस में जैसे होगा वैसे होगा, और आपने एक अल्ट टेक्स्ट पास किया उसको प्रोडक्ट डॉट टाइटल करके, और उसका स्टाइल सेट किया, ओके। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज़ आ गई। आई नो इट्स लुकिंग रियली बैड, आई नो इट्स लुकिंग रियली बैड, ठीक है। तो इसका हम लोग h1 इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इमेज नहीं दिखाते, हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि हम लोगों ने कैसे कुछ किया। तो देखो यहाँ पे, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब ये जो पर्टिकुलर कोड है वो बार बार एप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
और प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट डॉट बहुत सारी चीज़ें यार, हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें। ओके, ये सब बन गया। अब हमारे पास स्टाइलिंग के लिए मैं आपको बता सकता था, लेकिन अभी एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं हो गया है, ऑलमोस्ट टाइम। सिर्फ 1 मिनट में आपको बता देता हूँ और कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि रिटर्न मेथड में ना हमारा एक डिव क्लास हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं कंपोनेंट में आके मैं एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बना देता हूँ, PRODUCT प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट JSX बना देता हूँ। ओके, एंड इसको एक RFC करके मैं लिख देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो div वाला कोड है, उसको पूरा का पूरा कॉपी करना है एंड इस जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके, अब मुझे प्रोडक्ट डॉट ID कहाँ से आएगा, तो मुझे प्रोडक्ट डॉट ID मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, या फिर मैं जब ऐसे मुझे कुछ लिखना होता है ना प्रोडक्ट डॉट ID वगैरह, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर भाई ऐसे लिख देते हो प्रोडक्ट, एंड मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस रिटर्न मेथड में सिंपल सा मैं ये की जो चीज़ है उसको मैं हटा दूंगा, बिकॉज अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ओके, क्योंकि मेरा मैप यहाँ पे हो रहा नहीं है तो ज़रूरत नहीं। मैं डायरेक्टली इस जगह को रिटर्न ये करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वो प्रोडक्ट कंपोनेंट जो है उसको कॉल कर सकता हूँ। ओके, जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को कॉल किया, कुछ आया नहीं यहाँ पे। आप देखो मैं एरर दिखाता हूँ क्या है इसमें। क्या है कि उसको यूनिक की वैल्यू प्रॉप चाहिए, तो पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, की दे देते हैं, दैट इज़ की प्रोडक्ट डॉट ID इज़ द की, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट ID की दे दी। अब देखो इसने बताया कि हाँ कुछ चीज़ें इसमें और चाहिए इसको, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास प्रोडक्ट डॉट ID दिया और हमने क्या किया, प्रोडक्ट में पूरा का पूरा प्रोडक्ट पास कर दिया, पूरा का पूरा प्रोडक्ट पास कर दिया। जैसे हमने ये चीज़ कर दी तो आप देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, दिस चीज इज वर्किंग। सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। देखो अभी इसने देखो भेज दिया, हमारे पास टाइटल आ गई, हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ गया। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग ये एक हमारे कंपोनेंट बन गया। अभी आपको कंपोनेंट दिख रहा नहीं था, ठीक है। इसको अगर हम लोग स्टाइल करें थोड़ा सा तो आपको दिखेगा, ठीक है। स्टाइल लिख देता हूँ मैं इसमें, और मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लिख देता हूँ। तो अभी आपको देखो ये कंपोनेंट है, ठीक है। और मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, एक बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दे देता हूँ, तो आपको दिखेगा। और मैं थोड़ा सा पैड मार्जिन बॉटम लिख देता हूँ, मार्जिन बॉटम में 10 पिक्सल अगर लिख दूंगा तो आपको अभी दिखेगा कि ये देखो ये कंपोनेंट कैसे बन गया, ठीक है। तो मेरे पास कंपोनेंट्स है बहुत सारे, एंड दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। ओके, और अभी ना बात कैसा है कि लेट सपोज मुझे इसको थोड़ा सा अच्छा कर देना है। अभी मैंने प्रोडक्ट पास कर दिया अपने इसमें। अभी बहुत बार क्या होता है कि हमें ना डायरेक्टली कुछ ऐसा, हम लोग एक ऐसा कंपोनेंट बनाते हैं कि डायरेक्टली वो सेलेक्टिव चीज़ें ही ले रहा है, मुझे सब कुछ चीज़ें कंपोनेंट में पास नहीं करनी होती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कंपोनेंट में टाइटल और मेरे को डिस्क्रिप्शन चाहिए, ओके। और मैं यहाँ पे भी ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। अब अभी जब ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन अटेंड कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट ऐसे पास नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ता है, टाइटल ऐसे लिखना पड़ता है और उसमें मेरे को प्रोडक्ट डॉट टाइटल पास करना पड़ता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन पास करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन पास करना पड़ता है, ओके। तब जाके मेरा कुछ ऐसा दिखता है, ओके। बट इन दिस केस एक छोटा सा हैक हो सकता है। यहाँ पे क्या हैक हो सकता है, जब आपको कुछ ऐसा करना हो एंड समझो बहुत सारे और फील्ड्स हो लाइक एज, प्राइस वगैरह, तो आपको क्या करना है, बस इसको ऐसे रिमूव कर देना है। एक इसमें ऐसे अपन को एक नॉर्मल ब्रैकेट्स खोल देने हैं और ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट्स लिख देने हैं, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर्स और प्रोडक्ट लिख देना है। अब इससे क्या होगा, इस प्रोडक्ट कंपोनेंट में उतनी ही चीज़ें जाएगी जितनी ये, मतलब इस प्रोडक्ट कंपोनेंट में बहुत सारी चीज़ें जाएगी, पर मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट ये दो ही चीज़ें उसमें से एक्सेप्ट करेगा। एंड वी कैन सी कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। एंड इसको टैकल करने का और एक तरीका होता है, लाइक यहाँ पे भी आप मैप मेथड में डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर सकते हो चीज़ें, बट इट्स ओके। तो हमने बेसिक रिएक्ट देख लिया, इसमें राउटिंग वगैरह बहुत बाकी है, बट इतना तो है कि आप एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए अबाउट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, हमारे पास टाइम का लिमिटेशंस नहीं है, बट सिर्फ आपको सीखना है, सर आप कमेंट कर सकते हो उस वीडियो के नीचे। मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस चैलेंज कि आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अभी तक आप देख रहे हो। मुझे प्लीज़ अपना स्कोर नीचे डिस्क्रिप्शन में बताना कि मैं जितना इस चीज़ में
आपको सिखा पाया हूँ उतना आप ग्रैस्प कर पाए हो कि नहीं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सिया हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।